हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे जर्मनी के महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स के बारे में। ये वीडियो यूज़फुल होगा कॉलेज स्टूडेंट, पीसीएस स्टूडेंट और नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत सारे व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि कार्ल मार्क्स पे वीडियो बना दीजिए। सॉरी थोड़ा लेट है, लेकिन मैं थोड़ा बिजी थी अपने एग्ज़ाम्स वगैरह से लेकर। तो अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। तो कार्ल मार्क्स एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी तरह दुनिया को बदल दिया। कह सकते हैं कि आधुनिक काल में जो विचार उन्होंने दिए, उनसे पहले इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किसी के विचारों का नहीं पड़ा। और हम देखते हैं कि उनके विचार आज भी कहीं ना कहीं कोट किए जा रहे हैं। साम्यवाद की जो वो बात करते हैं, वो एक ऐसा विचार था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रियर में। कुछ लोग इसे ट्रायर पढ़ते हैं, कुछ ट्रियर कहते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग आप लोग देख सकते हैं। तो शिक्षा इनकी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से, जहां पर इन्होंने कई सारी किताबों का अध्ययन किया और हीगल के विचारों से ये बहुत प्रभावित हुए। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने हीगल के विचारों को ही पलट कर रख दिया। हालांकि इनके गुरु हीगल ही थे, लेकिन ये अपने गुरु से भी कई कदम आगे निकले। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कार्ल मार्क्स ने समाजवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए जर्मनी में कई सारी गोष्ठियां की, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली। और उसके बाद कुछ टाइम के लिए वो फ्रांस चले गए, लेकिन वहां भी इन्हें कोई महत्व नहीं मिला। किसी ने भी इनकी समाजवादी व्यवस्था की जो अवधारणा थी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। और फिर ये जर्मनी वापस आ गए और वहां से फिर ये गए इंग्लैंड। तो इंग्लैंड जाना इनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, जहां इनकी मुलाकात होती है इनके दोस्त एंजल्स से। मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर कई सारी किताबों की रचना की। मार्क्स उनको लिखते थे और एंजल उनके पब्लिकेशन में हेल्प करते थे। मार्क्स के पास दिमाग था और एंजल्स के पास था पैसा। तो मार्क्स का दिमाग और एंजल्स का पैसा मिला और जन्म हुआ मार्क्सवाद का। एक अच्छे दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त एंजल्स को हम कह सकते हैं, जिसने अपने दोस्त की पूरी जिंदगी बदल दी। आज हम कार्ल मार्क्स को जान पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एंजल्स की वजह से ही। तो इंग्लैंड में जब कार्ल मार्क्स गए तो उस समय वहां पर औद्योगिकरण चल रहा था। हम देखते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई और इंडस्ट्री जब आती है तो उसमें कई सारे मजदूर होते हैं। तो जो बातें मार्क्स की फ्रांस वाले नहीं समझ पा रहे थे, जर्मनी वाले नहीं समझ पा रहे थे, वो बातें इंग्लैंड वालों की पूरी तरह समझ में आ रही थी, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा मजदूर वर्ग था और मार्क्स बात करते ही मजदूरों की थे। उनके अधिकारों के लिए बात कर रहे थे, उनकी सुरक्षा के लिए बात कर रहे थे। तो वहां पर उनको काफ़ी एप्रिसिएशन मिला और वहीं से साम्यवाद का जन्म हुआ। और इंग्लैंड से होते हुए वो साम्यवाद हम देखते हैं कि सोवियत संघ, जो अब रूस है, और चीन के जरिए पूरी दुनिया में विख्यात हुआ। और हालांकि अभी ये अपने उतने चरम पर नहीं है, लेकिन एक ऐसा समय था जब दुनिया की नज़रें सोवियत संघ की ओर थी, उसकी साम्यवादी व्यवस्था की ओर थी। अब बात करते हैं मार्क्स द्वारा लिखी गई कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में। होली फैमिली उनकी पहली बुक थी। दास कैपिटल एक ऐसी बुक है जो आज भी बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है, लोग उसे खरीदते हैं। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी उनकी दूसरी बुक है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से कम्युनिस्ट अगर सरकार आती है तो उनका मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए, वो किस तरीके से काम करेंगे। मजदूरी, श्रम और पूंजी, वेज, लेबर एंड कैपिटल, तो ये उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन आपको इन बुक्स को पूरी तरह अच्छे से याद कर लेना है। अब बात करते हैं उनके द्वारा कहे गए कुछ प्रमुख कथनों की। ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर ये मैंने कलेक्ट किए हैं। दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों के। ये बात मार्क्स ने कही थी जब उन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। आगे हम देखेंगे कि वो सिद्धांत क्या था। लोकतंत्र समाजवाद का रास्ता है। इतिहास खुद को दोहराता है, पहला त्रासदी के रूप में और दूसरा तमाशे के रूप में। चौथा कथन है उनका, सामाजिक प्रगति को औरतों की समाज में स्थिति से मापा जा सकता है। ये बात एक गौर करने वाली बात है कि कार्ल मार्क्स महिलाओं के अधिकारों को बहुत अधिक बल देते हैं। आज जो हम देखते हैं कि महिलाओं को इतने सारे अधिकार दिए जा रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी दिए जा रहे हैं और उनके लिए संघर्ष जारी है, लेकिन उस समय कार्ल मार्क्स ने महिलाओं के अधिकारों को खुलकर बोला और उन्होंने
इतनी अच्छी बात कही है कि अगर आप किसी भी समाज के प्रगति को देखना चाहते हैं तो देखिए वहाँ पर समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। अब इससे बढ़िया कोट और क्या हो सकता है। नेक्स्ट है, धर्म लोगों के लिए अफीम है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल। ये उनका बहुत फेमस कोट है। वो कहते हैं कि साम्यवाद में जब हम एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाएंगे जहां पर राज्य की कल्पना नहीं होगी, राज्य विहीन एक समाज होगा, वहां पर धर्म जो होगा वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज़ है जो अफीम की तरह कार्य करती है और लोग उसके परिणाम स्वरूप ये नहीं देख पाते कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जिस तरीके से अफीम का नशा करने पर हमारी दिमाग की चेतना नष्ट हो जाती है, उसी तरह उन्होंने धर्म की इससे तुलना की है। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, हर किसी का अलग अलग मानना है, तो हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मार्क्स के सिद्धांत की। पहला उनका सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत। ये विचार उन्होंने हीगल के द्वंद्वात्मक आदर्शवाद से लिया है। हीगल उनके गुरु थे, लेकिन उन्होंने अपने गुरु के दिए हुए सिद्धांत को ही अपने तरीके से डिफाइन किया और जो भी उस हीगल के विचारों के लूपहोल थे उनको अपने विचारों से पूरा कर दिया। तो पहले हम हीगल के विचारों को समझते हैं। हीगल का मानना था कि विचार जो होते हैं वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। जैसे कोई भी इंसान है तो वो कुछ न कुछ सोचता है, विचार करता है, तो विचारों के इर्द गिर्द ही उसकी दुनिया घूमती है। तो विचारों का जब टकराव होगा तो द्वंद्व होगा, एक इंसान उसके पक्ष में कुछ बोलेगा, एक विपक्ष में कुछ बोलेगा, एक वाद होगा और एक प्रतिवाद होगा। वाद थीसिस और प्रतिवाद एंटीथीसिस होगी। और जब निरंतर ये वाद और प्रतिवाद चलता रहेगा तो उसका एक रिजल्ट निकलेगा जो होगा संवाद, सिंथेसिस। तो वाद और प्रतिवाद में से कुछ जो छन कर आएगा, जब हम मट्ठा बनाते हैं तो एक ऊपर से क्रीम अलग से आ जाती है, तो इसी तरीके से वाद और प्रतिवाद जब होगा तो उसका क्रीम होगा संवाद। तो हमें ये देखना है कि ये वाद और प्रतिवाद निरंतर चलता रहेगा। ये नहीं है कि एक बार होगा, बार बार चलता रहेगा और एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर हमें परम सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि हर बार जब भी हम वाद प्रतिवाद करेंगे तो हमारा जो बेकार फैक्ट हैं वो अलग हो जाएंगे और केवल अच्छे अच्छे फैक्ट ही रहेंगे, और एक स्टेज पर केवल अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर ही चलेंगे। तो वो स्टेज जो होगी उसी को हीगल ने द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहा गया है। यहाँ पर जो एक स्टेज, एक आइडियल स्टेज जहाँ पे आ जाएगी। अब मार्क्स ने इसे अपनी तरह डिफाइन किया। मार्क्स ने कहा कि विचारों के स्थान पर भौतिक परिस्थिति मैटर करती है। जैसे हीगल का मानना था कि व्यक्ति के विचार ही सब कुछ हैं, लेकिन मार्क्स कहता था कि विचार उसको कैसे आते हैं, उसकी भौतिक परिस्थितियों से। उसके घर की परिस्थिति कैसी है, उसके पास पैसा है, रुपया है, बैंक बैलेंस कितना है, तो उस एटीट्यूड के साथ इंसान चलता है। जैसे कोई इंसान है जिसके पास कम पैसा है, उसका माइंडसेट कुछ और होगा, बहुत पैसे वाले का माइंडसेट कुछ और होगा, मिडिल क्लास का कुछ और होगा। तो मार्क्स ने कहा कि टकराव विचारों का नहीं है, टकराव हो रहा है उनकी भौतिक परिस्थितियों का, और जो उनके विचार हैं वो परिणाम हैं उनकी भौतिक परिस्थितियों के। तो इस तरीके से मार्क्स ने हीगल के विचारों को ही एक नेक्स्ट लेवल पे वो ले गए। तो मार्क्स अपने बारे में कहते हैं कि हीगल का सिद्धांत सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया। अब देखते हैं मार्क्स का दूसरा सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। ये बात करता है उन स्टेजेस की जिनसे होते हुए हमने साम्यवाद का रास्ता बनाना है। साम्यवाद समाज की अंतिम स्टेज है, जब एक ऐसा समय आएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मार्क्स के हिसाब से उनकी जो विचार हैं वो समाज पर लागू हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके आदिम समाज से साम्यवाद तक जो पहुंचने का सफ़र है उसी को हम लोग ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं। तो सबसे पहले था आदिम समाज, जहां पर सभी लोग शिकारी थे, जिसके जो भी मन आता था वो करता था, स्वतंत्र था इंसान, उसके अंदर फैमिली या फिर ऐसे परिवार में रहने की कोई अवधारणा नहीं थी, कोई संस्कृति नहीं थी। तो वो एक घुमंतु था, वो शिकार करता था, खाता था, समाज में एक प्रकार से समानता ही थी। उसके बाद धीरे धीरे हम विकसित हुए और हम बने दास समाज का हिस्सा, जहां पर एक वर्ग था शोषित वर्ग और एक था शोषक वर्ग, एक दास था और एक स्वामी था। तो इस तरह से समाज दो वर्गों में बढ़ चुका था। इसका अगला समाज आया सामंती समाज। यहाँ पर भी वही बात थी दास समाज की तरह, लेकिन यहाँ पर शोषित थे किसान और शोषक थे जमींदार। था वही बात, लेकिन किरदार अभी बदल गए थे।
इसके बाद आता है औद्योगिकीकरण का दौर और स्थापना होती है पूंजीवादी समाज की। और फिर से वही दो वर्ग, शोषित और शोषक। यहाँ पर पूंजीपति शोषक थे और श्रमिक जो थे वो शोषित थे। श्रमिकों का शोषण होता था और पूंजीपति और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि आदिम समाज के बाद जितने भी समाज आ रहे हैं सब में लगभग दो वर्ग हैं। और अभी भी हम देखते हैं आधुनिक जो हमारा समाज का ढांचा है वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि एक ऐसा वर्ग है जिसके पास सारी पूंजी है और एक दूसरा वर्ग है जो निरंतर काम करता जाता है। अगर अंदर जाएंगे समाज के अंदर तो कई सारे वर्ग देखेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से अगर देखेंगे तो ये दो वर्ग हमें अभी भी दिखाई देंगे। तो पूंजीवाद का जब दौर आएगा और ये दौर अपने चरम पर जाएगा, बहुत ज़्यादा शोषण हो जाएगा श्रमिकों का और वो सर्वहारा वर्ग बन जाएगा। सर्वहारा वर्ग मतलब एक ऐसा वर्ग जिसके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके पास ना कोई अधिकार है, ना पैसा है, कुछ भी नहीं है। तो अब वो क्या करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब होगी क्रांति। क्रांति ऐसी होगी कि वर्ग संघर्ष चलेगा। जिनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, मजदूर उनसे उनकी शक्तियों को छीन लेंगे और मजदूर वर्ग के शासन का निर्माण होगा। और पूंजीवाद के बाद जब शोषण अपने चरम पर होगा और सर्वहारा वर्ग की क्रांति होगी, तब निर्माण होगा समाजवाद का, जहां पर एक राज्य का निर्माण होगा और सभी लोगों पर राज्य का नियंत्रण होगा। राज्य सबको समान वितरण करेगा। तब संसाधनों की बंदरबांट नहीं होगी। राज्य अपने हिसाब से सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करेगा और सारे संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा। समाजवाद एक ऐसी अवधारणा होगी जहां पर कोई भी बड़े छोटे का भेद नहीं होगा। जो भी इंसान मेहनत करेगा उसको राज्य के हिसाब से निर्धारित पैसा मिलेगा। पैसा एक ही के पास केंद्रित नहीं होगा जैसे कि पूंजीवादी समाज में हमें देखने को मिलता है। और जब ये समाजवाद एक और नेक्स्ट लेवल पर जाएगा तब आएगा साम्यवाद, जहां पर वर्ग विहीन समाज होगा, राज्य विहीन समाज होगा, धर्म विहीन समाज होगा और सर्वहारा वर्ग का शासन हो जाएगा। अभी तक सर्वहारा वर्ग क्रांति कर रहा था और समाजवाद में राज्य का नियंत्रण था और राज्य ही सर्वहारा वर्ग को उसकी शक्तियां दे रहा था, उसको कुछ कुछ चीजें दे रहा था और चीजों पर कंट्रोल कर रहा था। लेकिन साम्यवाद एक ऐसा दौर होगा जब सभी लोग अपने आप में सक्षम हो जाएंगे, सबकी चेतना जाग चुकी होगी। तो ऐसे में राज्य की जरूरत अब हमें नहीं होगी। तो राज्य विहीन समाज का निर्माण होगा जहां पर कोई भी वर्ग संघर्ष नहीं होगा, वर्ग विहीन समाज हो जाएगा। और क्योंकि धर्म को मार्क्स अफीम की तरह मानते हैं तो वो कल्पना करते हैं साम्यवादी शासन में एक ऐसा समाज जहां पर धर्म नहीं होगा, क्योंकि कई सारे धर्म की वजह से झगड़े होते हैं। हम देखते हैं कि धर्म के नाम पे कई लोगों का शोषण भी किया जाता है। तो वहां पर वर्ग विहीन, राज्य विहीन और धर्म विहीन समाज होगा। और क्रांति के परिणाम स्वरूप अब सर्वहारा वर्ग का शासन होगा। जो अभी तक दमित थे, जिनको कुचला गया था, अब वो अपने लिए खुद नीति बनाएंगे। तो ये एक साम्यवादी व्यवस्था होगी। अब बात करते हैं अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की। तो मार्क्स का मानना है कि पूंजीपति द्वारा शोषण किया जाता है श्रमिकों का। श्रमिक इतना सारा काम करते हैं लेकिन उनको उतना पैसा नहीं दिया जाता है जितना वो डिजर्व करते हैं और पूंजीपति वर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर बनता जाता है और श्रमिक बेचारा अपना उतना श्रम करने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिलता। इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक फैक्ट्री है और जहां बनते हैं बहुत सारे खिलौने और वो खिलौने मार्केट में बिकते हैं 100 रुपये के, जबकि जो श्रमिक वहां पर काम कर रहे हैं उनको केवल 10 रुपया पारिश्रमिक मिलता है, वेतन मिलता है। तो बाकी के जो 90 रुपये हैं वो 90 रुपये पूंजीपति के पास जाता है। मतलब जिसने वो फैक्ट्री लगाई है उसका हिस्सा उसमें 90 है और जो बेचारा अपना काम कर रहा है, जिसकी मेहनत से वो कंपनी चल रही है, जो उनको बनाने में एकदम कुशल है उन खिलौनों को, उसको केवल 10 रुपया मिल रहा है। तो मार्क्स कहता था कि जो 90 रुपया है उसको भी आप दोबारा बांटो, उसको भी सब लोगों में इक्वल बंटना चाहिए। पूंजीपति को भी इक्वल शेयर मिले, श्रमिक को भी इक्वल शेयर मिले। तो यही है उसके अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और ये बात हर जगह लागू होती है। जैसे किसान हैं, अपने खेत में कोई भी चीज़ उगाते हैं तो उनको खेत में से जो उठाते हैं बहुत कम रुपया मिलता है। जैसे खेत से उसके आलू 5 रुपया किलो बिकता है और मार्केट में हम जब खरीदते हैं उसे तो 50 रुपया किलो मिल रहा होता है। तो बीच में जो इतना ज़्यादा अंतर है 45 रुपये का, तो वो कहाँ जा रहा है? जो बेचारा किसान है उसे तो इतना कम मिल रहा है।
तो यही है मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये सिद्धांत मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि सभी लोगों में इक्वली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब है नेक्स्ट थियोरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स हमेशा से कहते हुए आ रहे हैं कि समाज में दो वर्ग हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, एक होगा शोषक वर्ग और एक होगा शोषित वर्ग। शोषित वर्ग शोषण करता जाएगा और एक ऐसा दिन आएगा जब शोषक वर्ग समझ जाएगा कि हमारा शोषण हो रहा है और उसकी चेतना जागृत हो जाएगी। वंचित वर्ग की चेतना जिस दिन उठ जाएगी उस दिन होगी क्रांति की शुरुआत। जैसे पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। एक समय ऐसा आया जब उसकी पराकाष्ठा हो गई, लिमिट क्रॉस हो गई, तब भारत के जो लोग थे उनकी राजनीतिक चेतना जागृत हुई और उन्होंने क्रांति की शुरुआत कर दी। 1857 की क्रांति का एग्जाम्पल अगर हम देखें, क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी और उसके बाद निरंतर लगभग 90 साल तक हम लोग उसके लिए लड़ते रहे। तो जब वंचित वर्ग की चेतना जागृत हो जाती है तो क्रांति की शुरुआत होती है। और अगर इसको मालिक और मजदूर के रेफरेंस में देखें तो तब मजदूर वर्ग अपने अधिकार मांगने लगेगा और मालिक को उसके अधिकार उसको देने ही होंगे, क्योंकि क्रांति जो होती है वो फिर हर तरीके से होती है, उसमें हिंसा का भी रूप लेती है वो, और हर तरीके से अगर कोई अपने अधिकार मांगने पे आ जाए तो फिर वो ये नहीं देखता कि इसके परिणाम क्या होगा। यही है मार्क्स की क्लास स्ट्रगल थ्योरी। अब अगर आप मार्क्स की सभी थ्योरीज को देखते हैं तो उसके कुछ गुण भी हैं और दोष भी हैं, और अगर आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव है तो आपको उसके गुण और दोष ज़रूर लिखने चाहिए, क्योंकि उससे हम उसका एक समग्र अध्ययन देखते हैं। कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होती है, उसके कुछ दोष भी होते हैं। आइए जानते हैं इसके गुण दोषों के बारे में। तो गुण इसके ये हैं कि लोक कल्याणकारी सरकारों का गठन। आज भी हम देखते हैं कि जहाँ पर कहीं पे भी सरकार का गठन होता है या नया संविधान बनता है तो उसमें समाज पर हाशिए में जो लोग हैं, मार्जिनल सेक्शन के जो लोग हैं, उनको देखते हुए लोक कल्याणकारी सरकारों का गठन किया जाता है। हमारे संविधान में भी अगर आप देखें तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में आपको ऐसे प्रावधान देखने को मिलेंगे जो समाजवादी सरकार की बातें करते हैं कि सरकार बहुत सारी ऐसी नीतियां चलाएगी जिनसे वो गरीबों का, मजदूर वर्ग का हितों की रक्षा करेगी, वेल्थ होगा जो एक ही इंसान के पास नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल उसमें आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा है श्रमिकों के अधिकारों की मार्क्स पैरवी करते हैं। ऑब्वियसली होनी भी चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अपने आसपास अगर आप देखें, अगर श्रमिक नहीं होंगे, मजदूर वर्ग नहीं होगा तो एक हिसाब से काम ठप पड़ जाएगा। हालांकि आजकल तो एआई का ज़माना है, मशीनों का ज़माना है, लेकिन उन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए भी आपको लोग चाहिए। मार्क्स ने जो विचार दिए उनसे एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ। उससे पहले दुनिया बहुत अलग थी। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो पैसे की ही बात करता था, और अमेरिका जैसे बड़े देशों में दास प्रथा आपने देखी कि जब अब्राहम लिंकन आए उसके बाद दास प्रथा का अंत होता है। आप सोचिए, अमेरिका उतना बड़ा देश है, लोकतंत्र वहाँ पर इतना ज़्यादा समृद्ध है, उसके बावजूद भी वहाँ के ये हाल हैं। तो छोटे छोटे देशों में तो फिर हम कह ही नहीं सकते कि मानवाधिकारों का किस तरीके से हनन होता होगा। तो मार्क्स के आने से एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ। सोवियत संघ और चीन ने जो मार्क्स के विचारों को अपनाया, जो कम्युनिस्ट सरकारें वहां बनी, पूरी दुनिया के लिए वो मिसाल थी। हालांकि बाद में बहुत सारे नेता ऐसे आए जिनकी वजह से वो कम्युनिज्म कायम नहीं रह पाया, लेकिन उस समय ये एक बहुत अच्छी थ्योरी के रूप में इसका जन्म हुआ था। और मार्क्स के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। जो उनकी बुक है दास कैपिटल, आज भी वो बहुत ज़्यादा बिकने वाली एक किताब है। आप अगर देखेंगे, मार्क्स कोई भी बात अगर कहते हैं उसके पीछे वो रीज़न देते हैं, और उनकी थ्योरी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो ये भी बता रहे हैं कि इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया जाएगा। बहुत सारी कमियां होने के बावजूद भी अगर आप उसको देखेंगे तो आज भी कहीं ना कहीं समाज में वो सब हो रहा है जिसके बारे में वो बात करते थे, चाहे वो क्लास स्ट्रगल हो, चाहे वो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो, सब कुछ हमें देखने को मिलता है समाज में। अब अगर दोषों की बात करें तो मार्क्स क्रांति पर बल देते हैं। क्रांति का स्वरूप कई बार हिंसक हो जाता है और जिसका परिणाम आगे चलकर बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर अच्छे मकसद के लिए भी क्रांति की जाए तो फिर भी रक्तपात अगर कहीं पर होता है तो ये किसी तरीके से अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि कई सारे ऐसे निर्दोष लोग होते हैं वो भी मारे जाते हैं, और क्रांति के दूरगामी परिणाम काफ़ी भयावह होते हैं, डरावने होते हैं।
राज्य के अभाव में अराजकता हो जाएगी। मार्क्स एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना की बात करते हैं जहां पर राज्य विहीन समाज होगा। अब आप बताइए, अगर राज्य नहीं होगा तो सब लोग अपनी अपनी मनमानी करेंगे, कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं होगा। मेरे जो मन में आएगा मैं वो करूंगी, अगला बंदा जो होगा उसके जो भी मन में आएगा वो करेगा। तो इस तरीके से कोई रूल रेगुलेशन, कोई कानून का भय नहीं होगा, तो एक प्रकार से अराजकता का शासन हो जाएगा। वर्ग विहीन, राज्य विहीन, धर्म विहीन समाज की जो मार्क्स बात करते हैं, धर्म एक हिसाब से लोगों को रेगुलेट करने के लिए होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे धर्म में छुपी हुई होती हैं। कई सारी नैतिकता की बातें धर्म हमें सिखाता है, और अगर आप अपने धर्म का अच्छी तरीके से पालन करते हैं, अंधविश्वासों से दूर रहते हैं, तो आप एक बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। क्योंकि हर धर्म का मूल कहीं ना कहीं मानवता, दया और करुणा ही है। अगर आप उसके विकृत स्वरूप को ना देखें, एक बार के लिए उसे इग्नोर कर दें, तो हर धर्म की जिस्ट वही है। तो मार्क्स के जो ये विचार हैं ये एक कल्पनाशील है। राज्य नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा और धर्म नहीं होगा तो समाज में अराजकता उत्पन्न होगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर सर्वहारा का शासन हो जाएगा तो जो अभी तक शोषक था अब वो ऊपर चला जाएगा, तो वो शोषित हो जाएगा। क्योंकि अब जिसके पास पावर आएगी वो तो करप्ट होगा ही होगा। जिसके पास कल तक कुछ नहीं था, अचानक से आप उसको पावर दे देंगे, क्रांति करके वो आएगा। सर्वहारा वर्ग के पास ये अनुभव नहीं होगा कि शासन किस तरीके से करना है, वो कुशल नहीं होगा शासन में, क्योंकि कल तक वो एक मजदूर के तौर पर कार्य कर रहा था। तो इसकी संभावना बहुत अधिक होगी कि शासन में अराजकता उत्पन्न हो सकती है। और अगर वन मैन शो कहीं पर भी हो जाएगा तो तानाशाही प्रवृत्ति की तरफ वो झुकेगा ही झुकेगा। ये मार्क्स की थ्योरी की सबसे बड़ा लूप होल है कि सर्वहारा का शासन जो है उसका झुकाव तानाशाही प्रवृत्ति की ओर होता है। तो सर्वहारा का शासन प्रैक्टिकल नहीं नजर आता, बल्कि ये इमेजिनेशन में ही ठीक लगता है कि एक ऐसा दिन आएगा जब सर्वहारा वर्ग अपने हाथों में शासन की बागडोर ले लेगा। और मार्क्स बात करते हैं कि पूंजीवाद नहीं होना चाहिए, पूंजी का वो विरोध करते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या बिना पूंजी के देशों का, लोगों का विकास संभव है? हमें अपने रिसोर्सेज को अच्छे से चलाने के लिए भी तो पूंजी चाहिए। अगर किसी देश के पास बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं, तो उनको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने के लिए भी तो इंडस्ट्रीज चाहिए, उसके लिए पूंजी चाहिए। देशों के विकास के लिए हम पूंजी को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब इंडस्ट्री आती हैं तभी विकास भी होता है। तो पूंजी के बारे में जो मार्क्स का ये विचार है ये प्रासंगिक नहीं लगता। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट कह सकते हैं मार्क्स को, जिन्होंने ऐसी थ्योरी दी कि पीढ़ियों तक उन्हें याद रखा गया। मार्क्स और एंजल्स का योगदान समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और दर्शन में बहुत अधिक है। वर्ग संघर्ष की ऐसी अद्भुत अवधारणा प्रस्तुत की कि उनसे पहले कोई भी इस थ्योरी को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया। और मार्क्स के जो विचार हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हमें अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करने का राइट होना चाहिए। लोकतंत्र की वो पैरवी करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो मार्क्स एक बहुत महान विचारक थे। एटलीस्ट मैं तो उन्हें बहुत महान विचारक मानती हूँ। एक क्रांति के सूत्रधार थे जिन्होंने मजदूरों को, श्रमिकों को, दमित वर्ग को रास्ता दिखाया कि किस तरह वो एक अपनी सरकारों का गठन कर सकते हैं। बाद में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने मार्क्सवाद को बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया, तो ये विचारधारा कहीं ना कहीं दफन हो गई। लेकिन अगर आप इसकी ओरिजिनल जिस्ट देखेंगे तो मार्क्सवाद एक बहुत अच्छी विचारधारा है जो समाज में समानता की बात करते हैं, सभी लोगों को अधिकार देने की पैरवी करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो कार्ल मार्क्स के बारे में। अगला वीडियो आप अगर किसी टॉपिक पर चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर द सपोर्ट। आप लोग वीडियोस को देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।